हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इस पूरे सब्जेक्ट को हम फास्ट ट्रैक सीरीज़ में कवर करेंगे। फास्ट ट्रैक का मतलब है कि मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को एक ही बार बताऊँगा, कुछ भी हम यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है। ये मत समझना फास्ट ट्रैक है तो हम कुछ भी यहाँ पर छोड़ देंगे। मैं सब कुछ कवर कराऊँगा, लेकिन थोड़ा फास्ट, थोड़ी स्पीड में हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करूं तो इस सब्जेक्ट का सिलेबस ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप जाके देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। यहाँ पर हम शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करेंगे। शेयर कैपिटल कंपनी की होती है, कंपनी के ही शेयर होते हैं और कंपनी की ही शेयर कैपिटल होती है। अब शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, वही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इस चैप्टर को एक और नाम से जाना जाता है, कई बुक्स में जो है इसका एक और नाम दे रखा होता है, वो होता है इशू ऑफ शेयर्स। मैंने आपको पहले ही बताया सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, तो यहाँ पर हमें कंपनी की अकाउंटिंग पढ़नी है। तो जो कुछ भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे वो कंपनी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का क्या मतलब होता है, एक आम बोलचाल की भाषा में, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कंपनी का मतलब समझें तो कंपनी का मतलब होता है एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। Company means a voluntary association of person who have come together for carrying on some business and sharing the profit therefrom। तो क्या बोला गया यहाँ पर, वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन, 2 4 5 लोग मिलकर आएंगे और मिलकर जो है बिजनेस शुरू करेंगे और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। कंपनी का मतलब भी बिजनेस ही होता है, बिजनेस कर रहे हो कंपनी की फॉर्म में। तो ये एक लेमैन लैंग्वेज में कंपनी का मतलब हो गया। बिजनेस करने के हमारे पास कई सारी फॉर्म होती हैं। अगर मैं आपको बिजनेस करने की फॉर्म्स बताऊं तो हमारे पास बिजनेस करने की कई सारी फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी होती है पार्टनरशिप और तीसरी होती है कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, एक सिंगल ओनर होता है जो अपनी छोटी सी दुकान खोलता है। यहाँ पर आप देखो, ये एक सिंगल ओनर है जिसने अपनी छोटी सी ग्रॉसरी स्टोर खोला है, छोटी सी दुकान खोली है। आपके एरिया में, आपके गली मोहल्ले के आसपास जो है छोटी मोटी दुकानें खुलती हैं, ग्रॉसरी स्टोर होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ओनर होता है, मालिक एक होता है। तो उस बिजनेस को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ी होगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया सबसे छोटा बिजनेस। तो यहाँ पर एक अकेले पर्सन ने बिजनेस शुरू करा है, अकेले पर्सन ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है। कैपिटल का मतलब आपको पता है ना, ओनर जो पैसा बिजनेस को देता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक अकेला ओनर है जिसने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, लेकिन अकेला ओनर है इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा लगा लेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा सकता। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सबसे छोटा बिजनेस। वहीं अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप का मतलब होता है थोड़ा बड़ा बिजनेस। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। यहाँ पर ये 3 लोग हैं, ये तीनों ने मिलकर बिजनेस शुरू करा। 3 दोस्त हैं, तीनों ने मिलकर बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई, बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। तो 3 लोग अगर मिलकर बिजनेस के अंदर पैसा लगाएंगे तो बिजनेस के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा कैपिटल आएगी, तो बिजनेस जो है बड़े स्केल पर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, बड़े स्केल पर ग्रॉसरी स्टोर खुला है, बड़ी दुकान है। ये तीनों को बोला जाएगा पार्टनर्स। ये तीनों बिजनेस के पार्टनर्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप की फॉर्म में बिजनेस शुरू करा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया सबसे छोटा बिजनेस, पार्टनरशिप हो गया उससे थोड़ा बड़ा बिजनेस। अब अगर मैं बात करूँ तीसरे बिजनेस की, तो वो है कंपनी। अगर आपको सबसे बड़ा बिजनेस करना है तो आप कंपनी की फॉर्म में बिजनेस शुरू कर दो। ये हो गया सबसे बड़ा बिजनेस। ये कंपनी है, यहाँ पर 5 लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू करी। तो ये 5 लोग थे वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो साथ में आए और आकर बिजनेस शुरू करा कंपनी की फॉर्म में। ये पीछे इनके कंपनी है। कंपनी देखो कितनी बड़ी होती है। तो कंपनी जो है सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अगर मैं कंपनी के एग्जांपल बताऊं तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। रिलायंस, एयरटेल, जियो, वीआई, टाटा, बजाज, ये सब क्या हैं, ये सब कंपनी है। तो कंपनी का मतलब होगा सबसे बड़ा बिजनेस। यहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हमें कंपनी की अकाउंटिंग करनी है, तो हमारा फोकस सिर्फ कंपनी के ऊपर होगा। अगर मैं आगे बात करूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, एक सिंगल ओनर होता है। ओनर कितने हैं, एक है, सिंगल ओनर, अकेला पर्सन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगाएगा, बहुत ज़्यादा तो लगा नहीं सकता, बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा तो लगा नहीं पाएगा। तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कैपिटल का साइज स्मॉल होता है। वहीं अगर मैं बात करूं बिजनेस साइज की, पैसा कम होगा, कैपिटल कम होगी बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस का साइज भी छोटा होगा। छोटे स्केल पर बिजनेस शुरू हो पाएगा तो बिजनेस साइज भी स्मॉल है। लाइबिलिटी की अगर बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसके लिए अभी रुक जाओ, इस पॉइंट को मैं डिटेल में समझाऊंगा। पहले आप ऊपर वाले 3 पॉइंट देख लो, ये आपको क्लियर हो गए। तो अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। तो अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, ओनर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा। कैपिटल साइज यहाँ पर मीडियम होता है। मीडियम का मतलब हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कैपिटल लगा रहे हैं
तो कैपिटल एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो कैपिटल यहाँ पर मीडियम होती है। उसके बाद अगर मैं बिजनेस साइज़ की बात करूँ तो कैपिटल मीडियम है तो बिजनेस साइज़ भी मीडियम होगा, बिजनेस का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसीलिए यहाँ पर इसको मीडियम बोल सकते हो। अगर लाइबिलिटी की बात करूँ तो लाइबिलिटी भी यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब है, तो इस पॉइंट को भी हम बाद में देखेंगे, इसको भी अब छोड़ दो, पहले यहाँ पर इस 3 पॉइंट को आप देख लो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी का क्या हिसाब किताब है। कंपनी के अंदर जो ओनर्स होते हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। कंपनी के 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने भी ओनर्स हो सकते हैं, कितने भी लोग मिलकर जो है कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हैं। तो कंपनी के अंदर ओनर्स अनलिमिटेड होते हैं। अब कंपनी के अंदर किस तरीके से पैसा लगाया जाता है, किस तरीके से कंपनी के ओनर्स बना जाता है, कौन लोग कंपनी के ओनर्स होते हैं, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर कैपिटल साइज़ की बात करूं तो कंपनी का कैपिटल साइज़ लार्ज होता है। कंपनी के अंदर इतने सारे ओनर हैं तो बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे, तो कैपिटल साइज़ तो कंपनी का ज़्यादा ही होगा, कंपनी के पास तो बहुत सारी कैपिटल आएगी। अगर कैपिटल ज़्यादा है तो बिजनेस साइज़ भी ज़्यादा होगा, बिजनेस साइज़ भी लार्ज होगा, कंपनी का बिजनेस साइज़ सबसे बड़ा होता है। वहीं अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूँ तो कंपनी के ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब इसका क्या मतलब है, तो अभी इसको भी समझेंगे। लाइबिलिटी वाला पॉइंट हमने तीनों जगह छोड़ा हुआ है। तो लाइबिलिटी का क्या चक्कर है, तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइबिलिटी बोला गया है ये है ओनर्स की लाइबिलिटी। यहाँ पर बिजनेस की लाइबिलिटी की बात नहीं हो रही, ओनर्स की लाइबिलिटी की बात हो रही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा, ये है हमारा सुमित, जिसने सोल प्रोप्राइटरशिप में अपनी बेकरी स्टार्ट करी है। इसने अपनी बेकरी की दुकान शुरू करी है सोल प्रोप्राइटरशिप में, यानी ये अकेला मालिक है। इसने अपनी छोटी सी बेकरी की शॉप स्टार्ट कर दी जिसके अंदर ये बिस्कुट, नमकीन, केक, पेस्ट्री ये सब बनाता है। तो इसने जो है एक दिन केक सेल करा, केक बेचा मोहित नाम के कस्टमर को। मोहित कौन है, ये एक कस्टमर है जो इस बेकरी शॉप पे आया और इसने सुमित से केक खरीदा। तो मोहित जो है सुमित से केक लेके चला गया। अब जब घर जाके इसने केक खाया तो मोहित जो है केक खा के बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो मोहित की तबीयत खराब हो गई। तो अब मोहित ने हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया, उसमें बहुत सारा खर्चा आ गया। तो मोहित को आया गुस्सा। मोहित ने कहा कि मैं तो सुमित का केक खा के ही बीमार हुआ हूँ। तो उसने क्या करा, उसने सुमित के ऊपर केस कर दिया और सुमित को बोला कि जितना भी मेरा हॉस्पिटल का बिल बना है, जितना मेरा खर्चा हुआ है, मेरा जितना भी नुकसान हुआ है, वो सारे नुकसान की भरपाई तुम मुझे करके दोगे, क्योंकि तुम्हारा केक खाने की वजह से मैं बीमार हुआ था। तो मोहित ने सुमित के ऊपर केस कर दिया, सू कर दिया फॉर मेडिकल बिल्स एंड डैमेजेस। मोहित सुमित से मेडिकल बिल्स और डैमेजेस का पैसा मांग रहा है। मोहित कह रहा है कि मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मुझे सुमित करके देगा। तो सुमित ने बोला मैं कहाँ से करूँ, मेरे तो खुद हालत ख़राब है, मेरे तो दुकान चलती ही नहीं है, मुश्किल से मेरा केक सेल होती है। सुमित कह रहा है अगर मैं अपने बिजनेस की, अपनी बेकरी की बैलेंस शीट दिखाऊं तो मेरे बिजनेस का क्या हाल है देख सकते हो। मेरे बिजनेस की जो एसेट है वो है टोटल 1 लाख, मेरे पास सिर्फ 1 लाख की एसेट है। जबकि अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो मेरे बिजनेस के अंदर पहले से ही 60,000 की लाइबिलिटी है। और साथ में मोहित कह रहा है कि मैं उसे 5 लाख का मेडिकल बिल पे करूं। ये 5 लाख का मेडिकल बिल सुमित के लिए तो लाइबिलिटी बन गया। सुमित कहाँ से पे करेगा, तो सुमित की जो टोटल लाइबिलिटी हो गई वो गई 5,60,000, जबकि सुमित के बिजनेस के अंदर जो एसेट है वो है सिर्फ 1 लाख। अगर सुमित अपना पूरा बिजनेस सेल कर देता है, अपनी पूरी दुकान बेच देता है, दुकान का सारा सामान बेच देता है, तो भी उसे सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो इस 1 लाख रुपए से 5,60,000 की लाइबिलिटी कैसे पे ऑफ करेगा। 1 लाख की एसेट से 1 लाख की लाइबिलिटी तो पे ऑफ कर देगा, लेकिन 4,60,000 की लाइबिलिटी तो अभी भी बच जाएगी। तो सुमित कहाँ से पे करेगा, सुमित के पास तो पैसा ही नहीं है, सुमित का पूरा बिजनेस बिक गया। तो यहाँ पर मोहित कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे 5 लाख रुपए चाहिए, जहाँ से मर्जी वहाँ से ला के दो। अगर तुम्हारे बिजनेस के अंदर पैसा नहीं है तो अपने घर से ला के दो, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से ला के दो। बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से ला के दो, अपना घर बेच के दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो सुमित कहता है ऐसे कैसे दे दूं। सुमित जो है कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाके बोलता है कि मैंने बिजनेस शुरू करा था, बिजनेस के अंदर मैंने केक बेचा था और उस केक की वजह से मेरे सर पे 5 लाख की मेडिकल बिल की लाइबिलिटी आई है। तो ये जो 5 लाख की लाइबिलिटी है बिजनेस की वजह से हुई है। तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी हुई ना, इसकी वजह से मैं अपने पर्सनल एसेट को क्यों सेल करूं, मैं अपने पर्सनल बैंक अकाउंट को खाली क्यों करूं, मैं अपना पर्सनल हाउस क्यों बेचूं, मैं अपने पर्सनल कार को क्यों बेचूं, मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के लाइबिलिटी क्यों पे करूं। सुमित ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट के अंदर करता है। तो कोर्ट बोलता है कि सुमित का ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रूल होता है कि जो ओनर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यहाँ पर सुमित को अपना घर बेचकर भी इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो सुमित है और बिजनेस है वो अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुमित ये कह दे कि ये 5 लाख की लाइबिलिटी बिजनेस की है, बिजनेस ने केक बेचा था तो बिजनेस की वजह से लॉस हुआ। बिजनेस किसका था, बिजनेस तो सुमित का था। तो ये जो 5 लाख की लाइबिलिटी है ये सुमित की है। तो सुमित को अपना पर्सनल बैंक अकाउंट खाली करना पड़ेगा,
कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया कि सुमित जो है अपना पर्सनल बैंक अकाउंट खाली करेगा, अपना पर्सनल व्हीकल बेचेगा, अपनी कार बेचेगा, यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी तो अपना घर तक बेचेगा, लेकिन इस डेट को पे करेगा, इस लाइबिलिटी को पे करेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो जब तक ओनर अपनी सारी लाइबिलिटी ना पे कर दे तब तक जो है उसका सब कुछ बिकता रहेगा। लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए उसका घर बिक सकता है, उसकी गाड़ी बिक सकती है, उसके पर्सनल एसेट बिक सकते हैं, उसका पूरा कंगाल कराया जा सकता है, उसको सड़क पे लाया जा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के अंदर, कि आपको किसी वजह से अगर बिजनेस के अंदर कोई नुकसान हो जाता है या बिजनेस की वजह से नुकसान हो जाता है तो उस चक्कर में आपका पूरा घर बिक जाएगा, आपकी पूरी पर्सनल एसेट बिक जाएगी। तो समझ में आ गई बात। वहीं अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप का भी सेम रूल है। पार्टनरशिप के अंदर भी ओनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सेम एग्जांपल है, यहाँ पर 3 लोग हैं, सुमित, अमित और विकास। इन तीनों ने मिलकर बेकरी स्टार्ट करी, पार्टनरशिप में बेकरी का बिजनेस शुरू करा। तो ये तीनों इस बिजनेस के ओनर है। तो एक दिन इन्होंने केक सेल करा, केक बेचा किसको? मोहित को। मोहित कौन है? कस्टमर। मोहित को केक बेचा, तो मोहित जो है केक को घर लेके गया और घर जाके केक खा के बीमार हो गया। अब मोहित ने जो है मेडिकल बिल्स के लिए इन तीनों के ऊपर केस कर दिया, इस बेकरी के ऊपर केस कर दिया। मोहित जो है मेडिकल बिल्स और डैमेजेस मांग रहा है इन तीनों से। तो अब सेम कहानी इनकी भी है। ये तीनों के तीनों कोर्ट में गए और जाकर कोर्ट में बोला कि ये नुकसान बेकरी की वजह से हुआ है। हमने बिजनेस शुरू करा था, जिस बिजनेस के अंदर हम केक बना रहे थे, केक खाने से मोहित बीमार पड़ा। तो ये जो 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी मोहित ने हमारे सर पे डाल दी मेडिकल बिल की, ये लाइबिलिटी बेकरी की है। बेकरी हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस की लाइबिलिटी है 5 लाख की, ना कि हमारी पर्सनल लाइबिलिटी है 5 लाख की। तो सेम आर्गुमेंट इन तीनों ने कोर्ट के अंदर दिया। तो कोर्ट ने भी सेम जजमेंट सुनाया। कोर्ट ने भी सेम बात कही कि ये जो बेकरी है और ये जो ओनर हैं, ये कोई अलग अलग थोड़ी ना है। ये बेकरी इन तीनों की तो है। ये बेकरी और ये ओनर्स अलग अलग नहीं है। नुकसान चाहे बेकरी की वजह से हो, चाहे इन तीनों की वजह से हो, भरपाई तो इन तीनों को ही करनी पड़ेगी, फिर चाहे उनके लिए इनके पर्सनल एसेट क्यों ना बिक जाए। कोर्ट ने सेम जजमेंट सुनाया जो जजमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप में आया था। सुमित, विकास और अमित को अपनी पर्सनल बैंक अकाउंट खाली करने पड़ेंगे, अपने पर्सनल व्हीकल बेचना पड़ेगा, इवन देयर हाउस, यहाँ तक कि इनके घर तक बिक जाएंगे इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी ओनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के अंदर भी ओनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये बिजनेस और पार्टनर्स कोई अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। इन तीनों ने ही तो बिजनेस शुरू करा था। तो समझ में आ रही है बात। तो ये सेम कहानी है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी के अंदर कहानी बदल जाती है। तो इन तीनों ने मिलकर, लेट सपोज कंपनी शुरू करी, इन तीनों ने मिलकर बेकरी का बिजनेस शुरू करा, लेकिन कंपनी की फॉर्म में इन तीनों ने इस बार ये बेकरी शुरू करी है, लेकिन इन्होंने इसको रजिस्टर करवा लिया एज अ कंपनी। अब कहाँ पर रजिस्टर करवाया वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, कि कंपनी को कहाँ पर रजिस्टर करवाया जाता है। तो इन तीनों ने बेकरी स्टार्ट करी कंपनी की फॉर्म में। तो सेम एग्जांपल है, इन्होंने मोहित को केक बेचा, केक सेल करा, तो मोहित ने घर जाके केक खाया और मोहित जो है केक खा के बीमार हो गया। अब मोहित बीमार हो गया तो मोहित ने जो है बेकरी के ऊपर केस कर दिया। मोहित ने बोला कि इस बेकरी का केक खा के मैं बीमार हो गया, तो मेरे इलाज पे जो खर्चा लगा है, जो मेडिकल बिल्स और डैमेजेस हुए हैं, उनकी भरपाई मुझे ये बेकरी करके देगी, यानी ये तीनों लोग करके देंगे। तो मोहित ने इन तीनों के ऊपर केस कर दिया। अब ये तीनों गए कोर्ट में। इन्होंने कोर्ट में जाके सेम आर्गूमेंट करा जो आर्गूमेंट पिछले एग्जाम्पल के अंदर करा गया था। इन्होंने कोर्ट में जाके बेकरी की बैलेंस शीट जज के सामने रख दी। इन तीनों ने बोला कि ये है बेकरी की बैलेंस शीट। बेकरी के पास 1 लाख की असेट है और 60,000 की पहले से लाइबिलिटी है। उसके ऊपर जो है मोहित ने 5 लाख का केस और ठोक दिया बेकरी के ऊपर। तो बेकरी की टोटल लाइबिलिटी हो गई 5,60,000, जबकि बेकरी का असेट है सिर्फ 1 लाख। अगर पूरी बेकरी को बेच दिया जाए, पूरी बेकरी के बिजनेस को बेच दिया जाए, तो उसके बावजूद भी सिर्फ 1 लाख रुपये आ रहा है। तो 1 लाख की असेट से 1 लाख की लाइबिलिटी तो पे ऑफ हो जाएगी, लेकिन अभी भी बेकरी की 4,60,000 की लाइबिलिटी बच गई। तो अब इस लाइबिलिटी को कौन पे करेगा? तो यहाँ पर मोहित ने बोला मुझे नहीं पता, तुम अपने पर्सनल एसेट में से पे करो, अपना घर बेचो, अपना गाड़ी बेचो, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट को खाली करो। तो यहाँ पर सुमित, अमित और विकास ने बोला ऐसा नहीं होता, हम अपनी पर्सनल एसेट को बेचने वाले नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए पूरा बिजनेस बेच देंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करने वाले। हम अपनी पर्सनल एसेट को बेच कर तुम्हारा पैसा पे करेंगे। ये नुकसान तुम्हें बेकरी की वजह से हुआ है, तो जब नुकसान बेकरी का है तो भरपाई भी बेकरी करेगी। तो इस बार कोर्ट ने इनके आर्गूमेंट को सही बोल दिया। कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही है, नुकसान बेकरी ने करा है तो भरपाई भी बेकरी करेगी। जहाँ तक बेकरी के पास पैसा होगा बेकरी लाइबिलिटी पे करेगी, लेकिन जब बेकरी के पास पैसा खत्म हो गया, जब बेकरी का बिजनेस खत्म हो गया, तो बात खत्म हो गई। अब जिसका पैसा डूबता है डूबे, ये तीनों अपनी पर्सनल एसेट में से बेकरी की लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करेंगे। तो मोहित ने बोला ये कैसे हो सकता है? अभी तो आपने पिछले 2 एग्जाम्पल के अंदर इन तीनों के पर्सनल एसेट बिकवा दिए थे, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि ये तीनों अपने पर्सनल एसेट को नहीं बेचेंगे, तो ये कैसे हो गया? तो कोर्ट ने इस बार क्या बोला, ध्यान से सुनो। कोर्ट ने बोला कि पिछली बार
ये बेकरी का बिजनेस पार्टनरशिप में हुआ था, सोल प्रोप्राइटरशिप में हुआ था, लेकिन इस बार ये बिजनेस कंपनी की फॉर्म में हुआ है। ये बेकरी एक कंपनी है और कंपनी के अंदर सिंपल सा रूल होता है कि कंपनी के ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का क्या मतलब है कि कंपनी के ओनर्स की लायबिलिटी तब तक है जब तक कंपनी के पास पैसा है। कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जबकि जो बिजनेस होता है वो अलग होता है। यहाँ पर मोहित इन तीनों को ये नहीं बोल सकता कि बिजनेस और ओनर एक ही है, बिजनेस भी तो तुम्हारा है, ऐसा यहाँ पर नहीं बोला जा सकता। कंपनी जो होती है वो एक अलग पर्सन होती है। अभी हम देखेंगे कि कंपनी को जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस मिला हुआ है। कंपनी भी एक पर्सन है, जिस तरीके से तीनों लोग एक पर्सन है, ये मोहित एक पर्सन है, उसी तरीके से कंपनी को भी एक पर्सन माना जाता है। और कंपनी खोलने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि कंपनी के अंदर जितना मर्जी लॉस हो जाए, कंपनी की वजह से किसी को भी कितना मर्जी नुकसान हो जाए, लेकिन कंपनी के नुकसान की भरपाई कंपनी के मालिक अपने पर्सनल एसेट सेल करके नहीं करेंगे, क्योंकि इन कंपनी के मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड है। जब तक कंपनी के पास पैसा है तब तक ये तीनों कंपनी से पैसा निकाल के कंपनी की लायबिलिटी पे ऑफ करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही कंपनी का पास पैसा खत्म हो गया, कंपनी पूरी बिक गई, वैसे ही जो है इन तीनों की लायबिलिटी खत्म हो गई। यहाँ पर देखो, इफ बेकरीज असेट आर इनसफिशिएंट, अगर बेकरी के असेट लायबिलिटी पे ऑफ करने में इनसफिशिएंट हैं, असेट कम हो रहे हैं एज कम्पेयर टू लायबिलिटी, तो उस केस में क्या होगा? सुमित, विकास और अमित ओनली लूज द मनी दे पुट इनटू बाइंग देयर शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इनका जो पैसा, इन तीनों का पैसा जो बिजनेस के अंदर लगा था वो पैसा डूब जाएगा। इन्होंने अपना जितना जितना शेयर कंपनी के अंदर लगाया था वो शेयर डूब जाएगा। यहाँ पर लेट सपोज मान लेते हैं इन तीनों ने ये बेकरी स्टार्ट करने के लिए 10-10 लाख रुपए दिए थे, तो इन तीनों का शेयर कंपनी के अंदर कितना था? इस बेकरी के अंदर कितना था? 10-10 लाख रुपए। टोटल 30 लाख रुपए में इन्होंने ये बेकरी स्टार्ट करी थी। तो इन्होंने जो कंपनी के अंदर पैसा लगाया था, जो बेकरी के अंदर पैसा लगाया था, वो पैसा जहाँ से यहाँ डूब जाएगा, क्योंकि ये बेकरी को बेच दिया जाएगा, बेकरी के सारे सामान को बेच दिया जाएगा, ये पूरी दुकान को बेच दिया जाएगा। तो बेकरी के अंदर जो इन्होंने पैसा लगाया था तो वो पैसा इनका डूब जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी लायबिलिटी कितनी है? जितना शेयर इन्होंने कंपनी के अंदर लगाया है, यानी बेकरी के बिजनेस में लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा इनका उतना नुकसान हो जाएगा। हद से हद बेकरी शट डाउन हो जाएगी, बेकरी बंद हो जाएगी। लेकिन इनके पर्सनल एसेट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके कार, इनके घर, इनकी सेविंग्स को, इनकी पर्सनल सेविंग्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये अपनी पर्सनल सेविंग में से कभी भी कंपनी की लायबिलिटी पे नहीं करेंगे। ये आराम से ऐसी बात बोल के बच जाएंगे कि ये जो नुकसान हुआ है ये कंपनी की वजह से हुआ है, बिजनेस की वजह से हुआ है, ना कि हमारी वजह से। बिजनेस के अंदर केक बन रहा था तो जो भी लॉस हुआ है बिजनेस की वजह से हुआ है। कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी के ओनर्स को एक अलग पर्सन बोला जाता है, जबकि कंपनी को एक अलग पर्सन बोला जाता है। ये दो लोग अलग अलग पर्सन हैं। अभी हम देखेंगे, जब हम कंपनी के फीचर्स देखेंगे, कंपनी का मीनिंग देखेंगे, तो वहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर कंपनी किस तरीके से अलग होती है और कंपनी के ओनर्स कैसे अलग होते हैं, किस तरीके से हम कंपनी को, क्यों आखिर कंपनी को हम एक अलग पर्सन बोलते हैं। ये सारी बातें अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको यही समझाना चाहता था कि कंपनी के अंदर ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कंपनी की फॉर्म में बिजनेस शुरू करने का, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये हो गया एक बेसिक डिफरेंस सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में। तो समझ में आ गई बात? तो अब हम शुरू करेंगे कंपनी। अब हम सिर्फ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का हमारे इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़नी है, यानी सिर्फ कंपनी की अकाउंटिंग पढ़नी है। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी को लेकर हमारे पास एक एक्ट है, एक लॉ है, एक रूल है। हम सबको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो लॉ बनते हैं, जो कानून पास होते हैं, वो पार्लियामेंट के थ्रू होते हैं। अगर गवर्नमेंट को इंडिया में कोई भी कानून को लागू करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को उस लॉ को, उस कानून को पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा से पास करवाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने जो है कंपनी को लेकर एक लॉ बनाया हुआ है, एक एक्ट बनाया हुआ है, जिसको बोलते हैं हम कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। आप लॉ बोल लो, एक्ट बोल लो, एक ही बात है, दोनों का मतलब कानून ही होता है। ये कंपनी का लॉ है, कंपनी का कानून है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी काम करती है, कंपनी शुरू होती है, कंपनी बनाई जाती है। तो कंपनी जो भी काम करेगी वो इस लॉ के अकॉर्डिंग करेगी, इस एक्ट के अकॉर्डिंग करेगी। तो कंपनीज एक्ट 2013 का मतलब है कि ये एक्ट 2013 में आया था। ये जो कंपनीज एक्ट है ये 2013 में आया था। तो आज के टाइम पे अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो कंपनी स्टार्ट करने का पूरा प्रोसीजर कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। तो ये हमारा 2013 का लेटेस्ट कंपनीज एक्ट। तो क्या इससे पहले भी कोई कंपनीज एक्ट था? क्या इससे पहले कोई कंपनी नहीं थी? तो बिल्कुल थी। 2013 से पहले भी तो बहुत सारी कंपनीज थी, उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता था। तो कौन सा कंपनीज एक्ट लगता था? तो देखो, 2013 से पहले हमारे पास कंपनीज एक्ट था 1956। 2013 से पहले हमारे पास कंपनीज एक्ट 1956 चलता था।
ये एक्ट बहुत पुराना हो गया, इसीलिए गवर्नमेंट जो है 2013 में नया कंपनीज एक्ट लेकर आई, कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1913 था, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1882 था, उससे पहले 1866 था, उससे पहले 1857 था। तो हमारे पास पहले भी बहुत सारे कंपनीज एक्ट थे, लेकिन आज के टाइम पे लेटेस्ट कंपनीज एक्ट कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। जिस टाइम पे जो कंपनीज एक्ट लेटेस्ट होता है उस टाइम पर उसी कंपनीज एक्ट को कंपनीज जो है फॉलो करती हैं। तो हमें पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013। आपके पास एक सब्जेक्ट होगा कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ का मतलब होगा कंपनी लॉ, तो वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है कंपनीज एक्ट 2013। अभी अकाउंट्स के अंदर हमें सिर्फ थोड़ा सा कंपनीज एक्ट देखना है। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा देखना है कंपनीज एक्ट को। जितना हमें ज़रूरत होगी अकाउंटिंग के लिए सिर्फ हम उतनी बातों को समझेंगे। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमें कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। आपने इससे पहले बिजनेस लॉ नाम का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो बिजनेस लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि लॉ में जो है हमारे पास सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, क्लॉजेज होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसके अंदर हमें कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। क्या बोला हुआ है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। तो कंपनी का मतलब है एक कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 की बात हो रही है। इस एक्ट के अंदर आपको कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी कंपनी कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंपनी कहलाएगी। समझ में आ रही है आपको बात? अगर आप अपने बिजनेस को कंपनी की फॉर्म में शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपनीज एक्ट के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी जाके आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी कहलाओगे। या फिर अगर आपकी कंपनी 2013 से पुरानी है, कंपनीज एक्ट 2013 तो 2013 में आया है, अगर मान लो आपकी कंपनी 2013 से पुरानी है तो उस केस में क्या आपकी कंपनी नहीं कहलाएगी? तो बिल्कुल कहलाएगी। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 जब आया था तो उस टाइम पर कंपनी की डेफिनेशन के अंदर ये लाइन भी डाल दी गई थी कि अगर आप किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर भी रजिस्टर्ड हो तो उस केस में भी आपकी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी ही कहलाएगी। अगर आपकी कंपनी 2013 से पुरानी है, अगर आपकी कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत सालों से चल रही है, तो उस केस में आपने कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर करवाया होगा। अगर आपने कंपनी स्टार्ट करी थी 2005 में तो उस टाइम पर कौन सा कंपनीज एक्ट था? 1956। तो उस केस में आपने कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर करवाया होगा। या फिर हो सकता है 1950 में आपकी कंपनी शुरू हुई होगी, तो 1950 में कौन सा कंपनीज एक्ट था? 1913 वाला। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया होगा। तो अगर आपकी कंपनी 1913 के एक्ट में रजिस्टर्ड है तो क्या आपकी कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं कहलाएगी? तो बिल्कुल कहलाएगी। कंपनीज एक्ट 2013 में साफ साफ बोल दिया कि अगर आपको अपनी कंपनी को 2013 के कंपनी लॉ की डेफिनेशन में डालना है तो उसके इसमें क्या करना है? आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है, इनकॉर्पोरेट करवाना है अंडर दिस एक्ट या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आ रही है बात? चले आगे बढ़े। इस डेफिनेशन से कंपनी का मतलब आपको समझ में नहीं आने वाला। ये बात आपको क्लियर नहीं हुई होगी कि आखिर कंपनी का मतलब क्या होता है। ये डेफिनेशन सिर्फ आपको ही बता रही है कि आपको कंपनी को कौन से एक्ट में रजिस्टर करवाना है। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है। कंपनी क्या होती है, एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या होता है वो पढ़ेंगे हम कंपनी के फीचर्स के अंदर। अभी मैं आपको कंपनी के फीचर्स पढ़ाऊंगा, जब आप उसे पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर कंपनी होती क्या है। अब अगर मैं बात करूँ कंपनी की फॉर्मेशन की, थोड़ा बहुत हम समझते हैं कि आखिर कंपनी को कैसे बनाया जाता है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है।